हेलो एवरीवन, दिस इज नेहा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत बढ़िया होंगे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी परचम में। आज का जो क्लास है वो एयर चैप्टर के कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम अभी पढ़ रहे हैं क्लास 7 ज्योग्राफी चैप्टर 4 एयर, और इस चैप्टर को पहले ही मैंने आपको पढ़ा चुका है। इससे पहले वाले वीडियो में इस पूरे चैप्टर को जो भी एनसीईआरटी में गिवन है वो सारी चीज़ें बताई हुई हैं। तो आज हम उसके एमसीक्यू को देखेंगे। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो लास्ट तक बने रहिएगा और एक एक क्वेश्चन हम देखेंगे, है ना, और समझ के चलेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए, जिससे आपको नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। और बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, जो कि एयर चैप्टर के एमसीक्यू से रिलेटेड है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से भी रिलेटेड है ना। तो पहले क्वेश्चन को अगर हम देखें तो हमारा पहला क्वेश्चन बोलता है, dash pressure is associated with cloudy skies and wet weather and dash pressure is associated with clear and sunny sky। देखिए, ये मैंने आपको पढ़ाया है, ये एग्जैक्ट यही लाइन एनसीईआरटी में दिया हुआ है और इस लाइन को मैंने आपको पढ़ाया है कि कहाँ पे आपको गीला मौसम दिखेगा, है ना, कहाँ पर आपको बादल दिखेंगे और गीला मौसम दिखेगा, उस प्रेशर बेल्ट को क्या कहते हैं, यानी, और कहाँ पे आपको धूप दिखेगी और आसमान क्लियर दिखेगा, साफ दिखेगा, ये आपको बताना है। तो अगर आप देखेंगे कि जहाँ पे कम दाब वाला क्षेत्र होगा, जहाँ पे लो प्रेशर होगा, वहाँ पे आपको मौसम गीला और आसमान में बादल दिखेंगे, और जहाँ पर उच्च दाब वाला क्षेत्र होगा वहाँ पे आपको धूप दिखेगा और आसमान में धूप और क्लियर आसमान आपको दिखने वाला है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सी है ना, वो आपका सही होगा। ऑप्शन नंबर सी में क्या होगा, लो प्रेशर इज एसोसिएटेड विथ क्लाउडी स्काई एंड वेट वेदर एंड हाई प्रेशर इज एसोसिएटेड विथ क्लियर एंड सनी स्काई, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही होगा। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन को हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, वो क्या बोलता है हमसे, जेट प्लेन फ्लाइंग इन द स्काई लीव अ डैश ट्रायल बिहाइंड देम। आकाश में उड़ते जेट विमान अपने पीछे डैश का निशान छोड़ते हैं। आपने देखा होगा कि जेट प्लेन जब उड़ते हैं तो उसके पीछे किस कलर का आपको निशान दिखता है, तो आपको ग्रे कलर का उसमें निशान दिखता है। आपने इस चीज़ को ऑब्जर्व किया होगा रियल लाइफ में। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही होगा कि ग्रे कलर का निशान आपको दिखेगा जब जेट एयरप्लेन आसमान में उड़ते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे हम यहाँ पे। स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग टेम्परेचर। देखिए, टेम्परेचर को मेजर करने की यूनिट मैंने सेल्सियस भी बताई थी, फ़ारेनहाइट भी बताई थी, लेकिन केल्विन नहीं बताई थी। लेकिन यहाँ पर ये क्वेश्चन को मैंने डालने के पीछे मेरा यही रीज़न है कि देखियो, टेम्परेचर जो होता है, तापमान को हम फ़ारेनहाइट पर भी मेज़र करते हैं, सेल्सियस पर भी मेज़र करते हैं और केल्विन पर भी मेज़र करते हैं। इन तीनों से हम करते हैं, है ना, मीटर नहीं होगा यहाँ पे। तो तीनों में से अगर हम स्टैंडर्ड यूनिट की बात करें, तापमान मापने की मानक इकाई कौन सी है, तो आप यहाँ पे नोट कर लीजिएगा, केल्विन होता है। केल्विन जो होता है वो स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग टेम्परेचर होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। मानक इकाई है तापमान नापने की। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। व्हेन वाटर इवोपोरेट फ्रॉम लैंड एंड डिफरेंट वाटर बॉडीज इट बिकम। जब वाटर इवोपोरेट होता है, जब भूमि और विभिन्न जल निकायों से पानी वाष्पित होता है, तो वह क्या बनता है आपको बताना है। तो इजी है, वो वाटर वेपर बनेगा। क्या होता है, क्या जो जमीन पर आपको पानी दिख रहा है वो धीरे धीरे क्या करता है, धूप की किरणों के कारण, सनरेज के कारण धीरे धीरे वो इवोपोरेट होता है, वाष्पीकरण होता है, और वो किस में चेंज हो जाता है, जल वाष्प में परिवर्तित हो जाता है, जिसको हम वाटर वेपर के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, यानी वाटर वेपर होगा जब वाटर इवोपोरेट होगा डिफरेंट वाटर बॉडी से, यानी जल वाष्प में बदल जाता है। ठीक है, और उसके बाद जल वाष्प के बाद वो क्या करता है, कंडेंस होकर धीरे धीरे छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट में चेंज होता है। फिर छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स क्या होते हैं, छोटे छोटे पानी की बूंदें जब एक साथ मिलते हैं तो बादल का फॉर्मेशन करती हैं, और जब बादल भारी हो जाता है ना, तो फिर वो पानी के रूप में हमारे धरती पर आता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, कोल्ड एयर इज डैश देन हॉट एयर, यानी ठंडी हवा गर्म हवा से डैश होती है। देखिए, ठंडी हवा जो होती है ना, वो डेंस होती है ना, और हैवी होती है गर्म हवा से। क्या होता है, जब गर्म हवा होती है ना, तो क्या होता है, गर्म हवा क्या होती है, ऊपर उठती है,
गर्म होके ऊपर उठ के हल्की हो जाती है ना, हल्की हो जाती है तो वहां पे लो प्रेशर बेल्ट बनता है ना, निम्न दाब का क्षेत्र बनता है। और जहां पर धूप कम होता है तो वहां पर हाई प्रेशर का बेल्ट बनता है और सारी हवा कहाँ जाती है, जमीन से जुड़ जाती है, वहां पे हाई प्रेशर का बेल्ट होता है। और मैंने एयर के बारे में क्या बताया था, एयर कैसे मूव करता है, हाई प्रेशर बेल्ट से लो प्रेशर बेल्ट में एयर आपका मूव करता है। ठीक है, तो ये तो हुई मूव एयर की या विंड की बात कि विंड कैसे मूव करता है। लेकिन यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कोल्ड एयर है जो होता है हॉट एयर से कैसा होता है, यानी ठंडी हवा गर्म हवा से कैसी होती है। तो ठंडी हवा जो होती है, तो यहाँ पर आपको बताना है कि ठंडी हवा जो होती है गर्म हवा से सघन और भारी होती है। ठीक है ना, तो ठंडी हवा गर्म हवा से, याद रखिएगा कि ठंडी हवा हमेशा डेंस होती है, कोल्ड एयर डेंस होती है और हैवी होती है हॉट एयर से, है ना। इसीलिए आपने देखा होगा कि हॉट एयर बैलून जो होता है वो आसमान की ओर ऊपर उठता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, द डैश विंड ब्लो कॉन्स्टेंटली थ्रू आउट द ईयर इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। डैश हवाएं पूरे वर्ष एक विशेष दिशा में लगातार चलती हैं। कौन सी हवाएं, हवा जो होती है वो लगातार एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चलती है, वो आपको बताना है। तो वो होती है परमानेंट विंड, नाम से ही क्लियर है, जिसको हम परमानेंट विंड भी बोलते हैं, हम अस्थाई विंड भी बोलते हैं, हम प्राइमरी विंड भी कहते हैं। और इसमें 3 कैटेगरी है जिसमें हम ट्रेड विंड कहते हैं, ईस्टर्ली एंड वेस्टर्ली, जिसको पूर्वा हवा, पश्चिमी हवा, पूर्वी हवा के नाम से हम जानते हैं ना। तो ये हवा सालों भर चलती है ना, एक निश्चित दिशा में चलती है, इसको हम क्या बोलते हैं, परमानेंट विंड, जो कि थ्रू आउट द ईयर मूव करती रहती है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 7 बोलता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज इन अ एटमॉस्फेयर क्रिएट, यानी कार्बन डाइऑक्साइड जब रिलीज होता है एटमॉस्फेयर में तो वो क्या करता है, वो ग्रीन हाउस इफेक्ट को क्या करता है, क्रिएट करता है ना, ग्रीन हाउस प्रभाव को बनाता है, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है हमसे। 8 है, डैश इज दिस आवर टू आवर डे टू डे कंडीशन ऑफ एटमॉस्फेयर, यानी डैश वायुमंडल की घंटे दर घंटे और दिन प्रतिदिन की स्थिति है। देखिए हमने पढ़ा था ना वेदर और क्लाइमेट, वेदर और क्लाइमेट में क्या डिफरेंस पढ़ा था कि वेदर जो होता है हर दिन हर घंटे चेंज होते रहता है ना। कभी आपको 1 घंटे पहले धूप दिखेगी तो 1 घंटे पहले बाद बादल भी दिख सकती है, तो वो होता है वेदर, जिसको हम मौसम कहते हैं। तो यहाँ पे वेदर की ही बात की जा रही है, मौसम की ही बात कर रही है कि मौसम जो होता है वो वायुमंडल की घंटे दर घंटे दिन प्रतिदिन की स्थिति होती है। और क्लाइमेट क्या होता है, जब एक जैसा वेदर बहुत सालों तक रह जाएगा तो वहाँ का वो क्लाइमेटिक कंडीशन में परिवर्तित हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे हम वेदर की बात कर रहे थे तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगर 9 हम देखिए तो 9 क्या बोलता है, एज वी गो डैश द लेयर ऑफ एटमोस्फियर एंड द डैश एंड द प्रेशर इज, यानी यहाँ पे यहाँ पे बोल रहा है कि जैसे हम ऊपर जाएंगे, एज वी गो अप द लेयर ऑफ एटमोस्फियर, जैसे जैसे हम एटमॉस्फेयर के लेयर में ऊपर बढ़ते जाएंगे तो प्रेशर क्या होता है, प्रेशर कम होता है, प्रेशर गिरता है ना। तो हम क्या बोल रहे हैं, एज वी गो अप, यानी जैसे ही हम वायुमंडल की परतों के ऊपर जाते हैं, दबाव क्या होता है, गिरता है, कम होता है, लो प्रेशर रहता है, क्योंकि वहाँ पे हवा जो होती है ना वो बहुत पतली होते जाती है, मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो पतले होते जाते हैं, जिसके कारण आप ऊपर जाओगे तो आपको वहाँ पे वायु प्रेशर जो होता है, एयर प्रेशर कम होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही होगा। एज वी गो अप प्रेशर क्या होता है, फॉल होता है, गिरता है, नीचे होता है। ठीक है ना, यहाँ पे प्रेशर। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 को। ठीक है, ग्रीन प्लांट यूज डैश टू मेक देयर फूड एंड रिलीज डैश। देखिए ग्रीन प्लांट क्या करता है, ग्रीन प्लांट फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करता है ना। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में क्या करता है, हमने पढ़ा है फोटोसिंथेसिस का डेफिनेशन, ग्रीन प्लांट कैन मेक देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, है ना। और वो क्या करता है, क्या बनाता है, ग्लूकोज बनाता है और ऑक्सीजन रिलीज करता है ना। वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करके वो खाना बनाता है इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल नाम की एक पिगमेंट होती है। उस पिगमेंट के हेल्प से सनलाइट के प्रेजेंस में ग्रीन प्लांट अपना खाना खुद बनाता है। इसीलिए ग्रीन प्लांट क्या होता है, प्रोड्यूसर होता है ना, उत्पादक होता है।
तो उस प्रोसेस में वो क्या करता है ना, वो कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करता है CO2 का, और रिलीज क्या करता है, ऑक्सीजन, जिसको हम लोग क्या करते हैं, इनटेक करते हैं, हम लेते हैं। हरे पौधे अपना भोजन बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं और क्या छोड़ते हैं, ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, है ना, ऑक्सीजन छोड़ते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, अगर क्वेश्चन नंबर 11 देखिए तो क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 11, What is released in a air from burning of fuel? जब फ्यूल बर्न होता है, ईंधन के जलने से हवा में क्या निकलता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। याद रखिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, और इसी कारण क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा क्या हो गया, बहुत ज़्यादा गाड़ियां हो गई हैं, तो एयर पोल्यूशन बढ़ रहा है। एयर पोल्यूशन क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की संख्या जो है, कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा मात्रा में हमारे क्या हो गया है, हमारे एटमॉस्फेयर में हो गया है, जिसके कारण क्या हो रहा है, पॉल्यूशन क्रिएट हो रहा है। तो जब हम फ्यूल को जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, निकलता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, ग्रीन हाउस गैस कौन सा है, तो ग्रीन हाउस गैस कार्बन डाइऑक्साइड है, इजी है। पर फ्लोरोकार्बन, ये सब हमने, ओजोन, ये सब पढ़ा है ना, वाटर वेपर, ये सब जो होते हैं ये ग्रीन हाउस गैसेस है, मैंने पहले भी पढ़ाए हैं। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप्स ऑफ रेनफॉल। हमने 3 तरह के रेनफॉल पढ़े थे, ओरोग्राफिक रेनफॉल, साइक्लोनिक रेनफॉल, अनकन्वेंशनल रेनफॉल, है ना, लेकिन सीजनल रेनफॉल हमने नहीं पढ़ा था। सीजनल विंड हमने पढ़ा था, जो कि मानसून के सीजन में आज देखने को मिलता है। तो ये सीजनल रेनफॉल नाम का कोई रेनफॉल नहीं होता, यानी मौसमी वर्षा नहीं होती है ना, मौसमी क्या होती है, हवाएं होती हैं, वर्षा नहीं होती है। नहीं तो पर्वतीय वर्षा भी होती है, चक्रवाती वर्षा भी होती है, अंसनवाहनीय वर्षा भी होती है, वाहनी वर्षा भी होती है। यानी ये तीनों वर्षा के प्रकार है। कौन नहीं है वर्षा का प्रकार, तो मौसमी वर्षा। मौसमी वर्षा नहीं होता, मौसमी हवा होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही होगा। सीजनल रेनफॉल इज नॉट ए टाइप्स ऑफ रेनफॉल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगर हम 14 देखेंगे, तो डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ एयर इज नोन एज, यानी हवा में गर्मी और ठंडक की मात्रा को क्या कहते हैं, तो वो होता है तापमान, है ना। कितना हवा ठंडा है, कितना हवा गर्म है, वो क्या होता है, तापमान, यानी टेम्परेचर। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन को अगर हम देखें, विच लेयर इज ऑलमोस्ट फ्री फ्रॉम क्लाउड। ऑलमोस्ट फ्री फ्रॉम क्लाउड यानी कौन सी परत बादलों से लगभग मुक्त रहता है। तो आपको जितने भी बादल दिखेंगे ना, वो सबसे पहली लेयर जो होती है क्षोभ मंडल, जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्रोफोस्फेयर, वहां पे आपको बादल दिखेंगे। उसके ऊपर क्या आता है, स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर इसका मतलब होता है संताप मंडल, है ना। संताप मंडल में आपको बादल नहीं दिखेंगे, तो ऑलमोस्ट फ्री फ्रॉम क्लाउड होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। संताप मंडल में आपको बादल नहीं दिखते हैं। ठीक है, आपको संताप मंडल में फिर क्या दिखता है, ओजोन लेयर दिखता है ना, ओजोन गैसेज रहते हैं। ठीक है, ऑन द सेल्सियस स्केल वाटर फ्रीज एट डैश एंड बॉइल्ड एट डैश, या सेल्सियस स्केल पे वाटर कितने डिग्री पर फ्रीज हो जाता है, जम जाता है, यानी सेल्सियस पैमाने पर पानी कितने डिग्री पर जमता है और कितने डिग्री पर उबलता है, यानी बॉइलिंग पॉइंट आपको बताना है और फ्रीजिंग पॉइंट बताना है एट सेल्सियस स्केल। जब आप सेल्सियस स्केल का यूज करेंगे तो याद रखिएगा 0 डिग्री पर क्या होता है, पानी फ्रीज हो जाता है और 100 डिग्री पर बॉयल हो जाता है। बहुत कॉमन सा है, याद रखिएगा। 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी क्या होता है, जम जाता है, और 100 डिग्री सेल्सियस पर उबल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, मेटेरॉइड्स बर्न अप इन दिस लेयर ऑन एंटरिंग फ्रॉम द स्पेस। किस लेयर में प्रवेश करते ही, या अंतरिक्ष से प्रवेश करने पर उल्का पिंड इस परत में जल जाता है। किस लेयर में उल्का पिंड जल जाते हैं, तो मैंने आपको बताया था मीजोस्फीयर। मीजोस्फीयर में जो मेटेरॉइड्स होते हैं, उल्का पिंड, वो आके जल जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। मीजोस्फीयर का मतलब होता है मध्य मंडल। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18, विच इज द सेकंड मोस्ट प्लेंटीफुल गैस इन अ एयर। एयर में हमने पढ़ा था कॉम्पोजिशन में कि एयर में कौन कौन से, जब हमारी जो हवा होती है, हमारा जो हवा में, वायु में कौन कौन से गैसेस है, तो सबसे ज़्यादा हमने पढ़ा था कि नाइट्रोजन 78% है और 21% दूसरे नंबर पर क्या आता है, ये तो हो गया नाइट्रोजन।
ठीक है, और ऑक्सीजन 21% है, ये दूसरे नंबर का है। ठीक है, तो यहाँ पे सेकंड पूछा, सेकंड मोस्ट प्लेंटीफुल यानी वायु में दूसरी सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है, तो वो है आपकी ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे हम। आवर अर्थ इज सराउंडेड बाय ह्यूज ब्लैंकेट ऑफ, हमारा जो अर्थ है किसके ब्लैंकेट से कवर है ना, हमारी पृथ्वी चारों ओर से किस विशाल आवरण से घिरी हुई है, तो वो एयर यानी ब्लैंकेट ऑफ एयर यानी वायु की मोटी परतों से हमारी पृथ्वी क्या है, घिरी हुई है ना। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। आज के लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। एयर प्रेशर इज हाईएस्ट एट, एयर प्रेशर कहाँ सबसे ज्यादा होता है, तो सी लेवल पर। याद रखिएगा, समुद्र तल पे आपको वायु दाब जो है वो सबसे अधिक मिलेगा, ऑप्शन नंबर सी। और जैसे जैसे आप ऊपर उठोगे एयर प्रेशर क्या होता है, कम होता है, एयर प्रेशर जो होता है वो कम होता है जैसे जैसे आप ऊपर उठोगे, यानी सी लेवल पे आपको सबसे ज्यादा मिलेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा, समुद्र तल पे वायुदाब सबसे अधिक होता है। ठीक है, तो ये थे आज के कुल 20 क्वेश्चन। आई होप आपको एक एक क्वेश्चन समझ में आया होगा, है ना। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।